एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, व्हाई डज सोसाइटी रेजिस्ट दोज हु थिंक डिफरेंटली। आपने देखा होगा कि जो डीप थिंकर्स होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करते हैं, या उमूमी तौर पर भी ऐसे लोग जो बहुत सीरियस नोयत की बात करते हैं, जो कन्वेंशनल बातों के अगेंस्ट होती हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस को, जो इस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ हैं उनको चैलेंज कर रहे होते हैं, तो उनको सोसाइटी मार्जिनलाइज कर देती है, वो आइसोलेट हो जाते हैं। मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर, थोड़े से इसके जो बैकग्राउंड रीजंस हैं, जैसे सोशल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, फिलोसफिकल हैं, और इसके सोल्यूशन पर भी बात की जाए कि इसका सोल्यूशन क्या है। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें सबसे पहला जो नाम नज़र आता है वो सोक्रेटिस का है, जिन्होंने कहा था द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। नतीजा क्या हुआ, जब उन्होंने एग्जामिन करने की कोशिश की लाइफ को, तो उन्हें यंग को करप्ट करने का इल्ज़ाम लगा, उन पर उस ज़माने के खुदाओं के ऊपर तनकीद करने का इल्ज़ाम लगा। नतीजा ये हुआ कि उन्हें हेमलॉक पीना पड़ा। या गैलीलियो याद आ जाता है, जिन्होंने हमें हेलियोसेंट्रिक आइडिया दिया था कि ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि वो हाउस अरेस्ट हुए और उस ज़माने की जो कैथोलिक चर्च है उन्होंने उनको एक तरफ कर दिया। या फिर सबसे बड़ा नाम अभी आपको नज़र आता है निकोला टेस्ला का, जिनके नाम की आप गाड़ी चलाते हैं। ये जो टेस्ला थे वो अमेरिकन इन्वेंशनल थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और उस ज़माने में थॉमस एडिसन के साथ ही हुआ करते थे। वो उन्होंने डीसी करंट का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने एसी करंट का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने और जेपी मॉर्गन जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और जो इंजीनियर्स भी थे, उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करने का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने जो है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि वो एक होटल में अकेले कमरे में उनकी मौत हुई थी। नीत्शे का नाम आप नहीं भूल सकते। नीत्शे जो है, उन्होंने जो एक मोरालिटी थी, ट्रेडिशनल मोरालिटी जो रिलीजन से आ रही थी, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि फ्रॉड है। और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने अपनी एक मॉरल स्ट्रेंथ की बात की और एक नए आइडिया की बात की जो सेल्फ वैल्यूज़ से डेवलप होती है मोरालिटी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, नतीजा हुआ कि वो मिसअंडरस्टूड हुए, उनको इंसान कहा गया और उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया। और जैसे उनकी डेथ भी आपको पता ही है, 10 साल तक वो बिस्तर पर ही रहे। लेकिन आज की जो मॉडर्न फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, और जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं, वो उनके बगैर नामुकम्मल है। एक बहुत ही बड़ा नाम हिप्टिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया का है, जो शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि 415 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट उनको ब्रूटली उनका मर्डर हुआ था। ये पहली फेमिनिस्ट हैं फेमिनिज्म की दुनिया की, क्योंकि उन्होंने मैन डोमिनेशन के अगेंस्ट बात की थी और उस ज़माने के चर्च ने उनको मार दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीप थिंकिंग से मुराद क्या है। देखिए, थोड़ी सी हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि आउटर थिंकिंग या आउटर क्वालिटीज़ इंसानों की होती है, इनर क्वालिटीज़ होती है। जो कॉमन लोग होते हैं, जो मीडियाकर्स होते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, जो जिनसे दुनिया भरी पड़ी है, वो बड़े ट्रेडिशनल होते हैं। उनकी जो आउटर क्वालिटीज़ होती हैं वो उमूमी तौर पर यही होती है कि वो या तो ब्रेव होते हैं, या रिच होते हैं, या बड़े मनी के पीछे, दौलत के पीछे, फेम के पीछे दौड़ रहे होते हैं। इस किस्म की चीज़ें होती हैं उनकी, जो बड़ी आउटर क्वालिटीज़ होती हैं। इन चीज़ों को जब कॉमन लोग जब मिलते हैं ऐसे बड़े लोगों से, तो उनसे कुछ ख़तरा नहीं होता है। उनसे ज़्यादा ये होता है कि उनको देख कर एडमायर करते हैं उनसे, और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा जेलस हो जाते हैं अगर कोई दौलतमंद हो तो। दूसरी तरफ अगर आप इनर क्वालिटी के आदमी को देखें, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर होता है, उसके मसाइल और होते हैं। जब कॉमन लोग उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो वो उनके थॉट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो बिलीव्स हैं, उनके लिए चैलेंज बन जाता है। जब वो चैलेंज बन जाता है तो उनके ईगो के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। उसके नतीजे में वो लोग जो अपने आप को हाई प्रोफाइल समझ रहे होते हैं, इन आउटर क्वालिटीज़ की वजह से उनमें एक ड्यूनिंग कर्व इफेक्ट डेवलप होता है। और ये इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से वो उनको और मार्जिनलाइज करते हैं, और वो समझते हैं कि ये सोसाइटी के लिए बर्डन है और ये मसाइल का सबब बन रहा है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली जो उनकी थिंकिंग है उसके अगेंस्ट आ रहे होते हैं, या बकौल कैसे उनकी ईगो के लिए भी इशू बन रहे होते हैं। वजह क्या है, वो कहते हैं दो वजूहात एक और भी हैं। एक तो मिरर इफ़ेक्ट है। मिरर इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि वो सोसाइटी की जो लिमिटेशंस है उसको कॉन्फ्रंट कर रहे होते हैं, और उसके नतीजे में बैकफायर आता है। जो बैकफायर होता है वो क्यों होता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे सोसाइटी में जाना पड़ेगा। ह्यूमन हिस्ट्री में जाकर अगर हम देखें तो जो ट्राइबल दौर था, उस ज़माने में इंसान जो है वो कोहेसेंस ट्राइब के फॉर्म में रहते थे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते थे। जब कभी भी कोई बाहर से चैलेंज आता था या कोई थ्रेट आता था, तो उनके जो ब्रेन के एमिग्डाला न्यूक्लियाई थे, ये मैं न्यूरोलॉजिकल रीजन बता रहा हूँ, वहाँ से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते थे जो उनको ये मैसेज देते थे कि वो अपने सोशल कोहेसेंस में रहें, अपने ट्रेडिशनल, अपनी वैल्यूज़ के साथ रहें। क्यों? इसलिए कि उसमें उनकी बका है, उसमें उनका सर्वाइवल है। उस लिविंग टैक्टिस की वजह से ब्रेन इस तरीके से इवॉल्व हो जाता है। जब कभी भी कोई ऐसा डीप थिंकर इन कॉमन लोगों को चैलेंज देता है, उनके ट्रेडिशन, उनके बिलीफ के खिलाफ बात करता है, तो वही एमिग्डाला न्यूक्लियाई उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है और उनको बताता है कि नहीं,
ये चैलेंज आ रहा है, ये ठीक नहीं है आपकी लिविंग के लिए, आपके सोशल कोहेशंस के लिए, तो इनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है और इनको मुस्कुरा के टाल दिया जाता है शुरू में। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, या फिर उनको जो है उनको बखौल के से हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। इस कॉग्निटिव बायस को समझने के लिए शोपेनहावर को देखना पड़ेगा। शोपेनहावर कहते हैं इंटेलिजेंस इज नॉट अ गिफ्ट बट अ कर्स। कर्स क्यों? इसलिए कि वो सोसाइटी के लिए बर्डन बन जाता है। वो कहते हैं कि जो वो बात वही वाली करते हैं जो उन्होंने की थी विल की बात। उन्होंने विल का जो कॉन्सेप्ट दिया था, बात की थी कि ब्लाइंड इरेशनल एक फोर्स होती है दैट ड्राइव ऑल ह्यूमन बिहेवियर, उस विल की बात करते हैं। ये कहते हैं कॉमन लोगों की जो विल होती है ना, वो विल टू लिव होती है, जबकि जो इंटेलिजेंट आदमी की विल जो होती है वो विल टू ट्रुथ होती है। इन दोनों विल्स के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। कॉमन आदमी जो होता है वो सर्वाइवल के लिए होता है, वो प्लेजर के लिए होता है, वो कंफर्ट के लिए होता है, वो डिफिकल्ट ट्रुथ जो होते हैं उसको अवॉइड कर रहा होता है, वो मनी के पीछे होता है, वो पावर के पीछे होता है, वो एक आम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ उसके लिए कंफर्ट का सबब बनती है, उसमें रहना चाहता है, वही उसके लिए ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी तरह का जो इंटेलिजेंट और डीप सीकर होता है, ये थिंकर होता है, वो रियलिटी के पीछे खड़ा होता है, तो वो अपने ट्रुथ की वजह से उस पूरे डिस्कम्फर्ट जोन में चला जाता है। वो इस सारे इफेक्ट्स को जो कॉमन लोगों का होता है उसको डिसइल्यूजन कहता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो सोशल नॉर्म के खिलाफ चूँकि बात कर रहा होता है, तो वो उसके लिए ये रिएक्शन आता है और वो डिस्टेंट कर दिया जाता है, एलिनिएटेड कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस उसको मिलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये कहते हैं शोपेनहावर, अ हाई डिग्री ऑफ इंटेलेक्ट टेंड टू मेक अ मैन अनसोशल। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इग्नोरेंस इज़ द ट्रू की ऑफ हैप्पीनेस। वही वजह थी शायद कि नीत्शे हुए या पैस्कल हुए या काफ्का हुए, उनको ज़िंदगी में वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहे, डिप्रेशन के साथ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहे, सोशल आइसोलेशन में ही उनकी डेथ हुई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी शोपेनहावर ने कुछ बात ज़रूर की है। उन्होंने कहा है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि सॉलिट्यूड जो है, ये तन्हाई जो है, ये लॉनलीनेस जो है, ये पनिशमेंट नहीं है बल्कि ये प्रिविलेज भी है फिलोसफर्स के लिए, थिंकर्स के लिए, क्योंकि उनको फिर टाइम मिलता है अपने फ़िक्र के लिए, उन बुक्स के साथ रहने के लिए, फ़िलासफ़ी के साथ रहने के लिए, फ़िलोसफर्स के साथ रहने के लिए, उन जैसे एक इंटेलेक्चुअल सर्कल के साथ रहने के लिए और लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठने के लिए। और यही उनके लिए अच्छा है कि वो बजाय इसके कि सोसाइटी के मेन स्ट्रीम की तरफ जाएँ, बिना सोचे, बिना प्रिसाइजली उनको वर्ड्स सिलेक्ट करने चाहिए। शोपेनहावर कहते हैं प्रिसाइसली उस पॉपुलेशन को देखना चाहिए, क्योंकि हर पॉपुलेशन जो होती है वो डीप थिंकिंग को ना तो परसीव करती है और ना ही ले सकती है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली उस लेवल के लोग होते नहीं हैं, लिहाजा वो रजिस्ट ही करते हैं इन तमाम वजूहात की वजह से। इसलिए उन्हें अपनी सोसाइटी खुद डेवलप करनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा मौजू है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। व्हाई डज सोसाइटी रेजिस्ट दोज हु थिंक डिफरेंटली। अब मुझे इजाज़त दीजिए, हाजिर हो जाऊँगा अगली बार कोई अच्छे नए मौजू के साथ, तो और कोशिश करूँगा कि अच्छा मौजू हो वो और आप इसे एंजॉय करें। ख्याल रखिएगा।